हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस। ओजांग आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरएस मेंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने टीथ के बारे में पढ़ा था, पेनक्रियास के बारे में पढ़ा था और सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियों के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि आरएस मेंस की जो डेट्स हैं एग्जाम्स की वो भी अनाउंस हो चुकी है, तो उस हिसाब से हमको प्रिपेयर करना है कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर हमें किस प्रकार लिखना है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया ऑर्गन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका लीवर, यानी कि यकृत के बारे में, जिसकी पोजीशन इस जगह पर होती है, यानी कि हमारी चेस्ट कैविटी के नीचे, यानी कि हमारी वक्षीय गुहा में जो खाली स्थान होता है वहां पर कहां पाई जाती है, ये आपकी लीवर की पोजीशन होती है। उसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम लीवर के सभी आयामों के बारे में पढ़ेंगे, सभी डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके वर्क यानी कि किस तरह वो काम करता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हमारा टॉपिक लीवर यानी कि यकृत की तरफ, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत भी कहते हैं। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। तो लीवर का नाम देखते ही सबसे पहली जो चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर क्या है? लीवर एक प्रकार की ग्रंथि है जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, कैसी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने जब ग्लैंड्स बताई थी, यानी कि जब आपने ग्रंथियों के बारे में बताया था, जिसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करी थी यहां पर क्लास के अंदर, तो आपने उस समय बताया था कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। पहली अंतःस्रावी, एक जो ग्रंथि होती है वो होती है आपके अंतःस्रावी, और दूसरी आपने ग्रंथि बताई थी बहिस्रावी। बहिस्रावी। अब आप पूछोगे कि सर ये लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, या फिर एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है? तो यहां पर याद रखेंगे जो लीवर है वो हमारे शरीर की एक बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो है ही, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो है ही, लेकिन यहां पर हम एक और शब्द लिख सकते हैं, लार्जेस्ट। एक और शब्द लिख सकते हैं यहां पर हम, वही लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी यहां पर कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने एक्सोक्राइन तो बता दिया, तो अब साथ में आप ये भी बता दो कि सर एंडोक्राइन, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? तो याद रखेंगे जो थायराइड ग्रंथि होती है जो हमारे यहां पर गले में उपस्थित होती है, वो आपके लार्जेस्ट एंडोक्राइन यानी कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, तो वो होगा हमारा लीवर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि इस लीवर का वजन कितना होता है, यानी कि वेट ऑफ द लीवर कितना होता है। तो वेट ऑफ द लीवर यानी कि पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होता है। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो उनके अंदर 1.4 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम, और महिलाओं में 1.2 किलोग्राम से यानी कि 1.2 किलोग्राम टू 1.4 किलोग्राम होता है। लीवर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी सबसे बड़ी बहिस्रावी कहना चाहो तो भी कह सकते हो कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है या सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी हमारी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। अब हम लीवर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि लीवर का वजन कितना होता है। तो लीवर का वजन होता है 1.4 टू 1.8 किलोग्राम्स इन मेल्स एंड 1.2 टू 1.4 किलोग्राम्स इन फीमेल्स। दोनों में वजन अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं कि लीवर किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि लीवर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो लीवर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम हिपेटोसाइट सेल कहते हैं, यानी कि हिपेटोसाइट कोशिका कहते हैं। लीवर एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका से बना होता है जिसे हम हिपेटोसाइट कोशिका कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से यानी कि अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं? हम सेल यानी कि कोशिका को कहते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी पूछे तो किसके बारे में लिखेंगे आप? सेल। और सेल यानी कि प्रत्येक हमारी बॉडी का ऑर्गन किसी विशिष्ट प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार लीवर हिपेटोसाइट कोशिका से मिलकर बना होता है। लीवर इज मेड अप ऑफ hepatocyte cell. That's why hepatocyte cell are called unit of liver. यानी कि हम लीवर की इकाई किसको कहेंगे? हिपेटोसाइट कोशिका को ही कहेंगे। हिपेटोसाइट कोशिका यानी कि यूनिट ऑफ लीवर इज हिपेटोसाइट सेल, यानी कि हिपेटोसाइट कोशिका को ही हम क्या कहेंगे?
लीवर का यूनिट कहेंगे, यानी कि इकाई जिससे मिलकर हमारा लीवर बना होता है। इकाई मतलब उस लीवर का सबसे छोटा से छोटा भाग, किसी भी सब्जेक्ट का सबसे छोटा भाग जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई। और इसी प्रकार हिपेटोसाइट कोशिका को हम लीवर की इकाई कहते हैं, क्योंकि लीवर हिपेटोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और यहीं पर आगे बढ़ते हैं कि अगर स्टडी ऑफ लीवर आपको पूछे कि यानी कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, अगर आपको पूछे कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हीपेटोलॉजी क्या कहलाता है, हीपेटोलॉजी। यूनिट ऑफ लीवर हिपेटोसाइट सेल, और स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हीपेटोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि एवरी हिपेटोसाइट सेल यानी कि प्रत्येक हिपेटोसाइट कोशिका एक विशिष्ट प्रकार के आवरण से घिरी हुई होती है। जैसे कि आपका लीवर है तो इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी अरबों कोशिकाएं होगी। कितनी कोशिकाएं होगी, छोटी छोटी अरबों कोशिकाएं होंगी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं हिपेटोसाइट कोशिका या फिर हिपेटोसाइट सेल कहते हैं। और प्रत्येक सेल, कौन सी सेल, हिपेटोसाइट कोशिका अपने चारों तरफ एक इस तरह से एक आवरण से घिरी होती है। किसे, कैसे घिरी होती है, एक आवरण से गिरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइसन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइसन्स कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट प्रकार के आवरण से घिरी हुई होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइसन्स कैप्सूल या फिर ग्लाइसन का कैप्सूल कहते हैं। एवरी हिपेटोसाइट सेल कवर्ड बाय अ लेयर विच इज कॉल्ड ग्लाइसन्स कैप्सूल। तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, ग्लाइसन्स कैप्सूल कहते हैं। अब यहां पर अगर हम लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारा लीवर दो पालियों यानी कि टू लोब्स में डिवाइडेड होता है, दो पालियों में बटा हुआ होता है। लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स यानी कि दो पालियों में बटा होता है, जिसको हम कहते हैं राइट लोब और दूसरा हम क्या कहते हैं, लेफ्ट लोब, यानी कि दायां पाली और बायां पाली। यहां पर ये आपको दिख रहा है, ये जो चीज दिख रही है कहलाता है आपका दायां पाली यानी कि राइट लोब, और ये क्या कहलाता है आपका लेफ्ट लोब। क्या कहलाएगा आपका ये लेफ्ट लोब। और ये दोनों लोब किससे जुड़े हुए होते हैं, तो ये दोनों लोब, ये आपको दिख रहा होगा यहां पर जो एक लाइन जैसा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो लाइन दिख रही है ये कहलाता है आपका फेल्सीपैरम लिगामेंट। अगर आपको पूछे कि दोनों लोब किसके द्वारा जुड़े होते हैं तो फेल्सीपैरम लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं, जो आपको मैं ग्रीन कलर का दिखा रहा हूं या फिर इसको मैं हटाऊं ऐसे, तो ये जो आपको लाइन दिख रही है क्या कहलाती है, ये आपका कहलाती है फेल्सीपैरम लिगामेंट। तो हमारा दायां पाली और बायां पाली किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो फेल्सीपैरम लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट एक तरह के रेशे होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। तो हमारा लीवर किन लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, तो फेल्सीपैरम लिगामेंट के द्वारा हमारा लीवर जुड़ा हुआ होता है। वेट कितना होता है, 1.4 टू 1.8 किलोग्राम इन मेल्स एंड 1.2 टू 1.4 किलोग्राम्स इन फीमेल्स। यूनिट ऑफ लीवर इज हिपेटोसाइट सेल बिकॉज लीवर इज मेड अप ऑफ हिपेटोसाइट सेल एंड स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटोलॉजी एंड एवरी हिपेटोसाइट सेल इज कवर्ड बाय अ कैप्सूल व्हिच इज कॉल्ड ग्लाइसन्स कैप्सूल। तो ये किससे गिरा होता है, ग्लाइसन कैप्सूल से गिरा होता है। और प्रत्येक लीवर दो पालियों में बटा होता है, इसे हम राइट लोब और लेफ्ट लोब कहते हैं। और ये दोनों लोब एक लिगामेंट फेल्सीपैरम लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और अब अगली बात यह है कि इन्हीं लीवर में कुछ विशिष्ट प्रकार की यानी कि स्पेसिफाइड सेल होती है जिसको हम कहते हैं कफर सेल्स। क्या कहते हैं हम इसको, यहां पर कहते हैं हम कफर सेल्स। ये कहां पर पाई जाती है, आपके लीवर के अंदर पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं कुफर कोशिकाएं, जो अपनी प्रकृति में भक्षण प्रकार की होती है यानी कि फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। कैसी नेचर होती है, फेगोसाइट इन नेचर होती है, यानी कि अपनी प्रकृति में भक्षण प्रकार की होती है। यानी कि भक्षण करना मतलब किसी को खा जाना, मार देना। तो उसी प्रकार हमारे लीवर में कफर कोशिकाएं होती है जो कैसी प्रकार की होती है, जो फेगोसाइट इन नेचर यानी कि भक्षण प्रवृत्ति की होती है। अब पूछोगे सर आपकी ये भक्षण प्रवृत्ति की तो होती है, लेकिन किसका भक्षण करती है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर डेड आरबीसी, किसका, डेड आरबीसी यानी कि मृत लाल रक्त कणिकाओं का, डेड आरबीसी का क्या करती है, भक्षण करती है। मृत आरबीसी यानी कि डेड आरबीसी का भक्षण करती है, यानी कि डेड आरबीसी को हमारी बॉडी से खत्म करने का काम करती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, उनका जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, वो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन। तो 120 दिन बाद ये नई बनेगी, तो जो पुरानी है उनको भक्षण भी करना पड़ेगा। तो कौन करता है, लीवर सेल, जिनका नाम है कुफर कोशिकाएं। इसके अलावा और कहां पर होता है, तो इसके अलावा एक और जगह होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में तिल्ली भी कहते हो, प्लीहा, या फिर यहां पर एक और शब्द लिख लीजिए, तिल्ली।
दोनों से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और कहां पर इनका भक्षण होता है, तो वो होता है आपकी प्लीहा, यानी कि कहां पर होता है, तिल्ली यानी कि स्प्लीन के अंदर भी क्या होता है, डेड आरबीसी का स्टोरेज, यानी कि डेड आरबीसी को खत्म किया जाता है। और कहां पर किया जाता है, आपके लिवर सेल्स जिसको हम कहते हैं कफर कोशिकाओं के अंदर। फिर यहीं पर साथ में एक और क्वेश्चन आता है जो सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए यहां पर लिखा हुआ है, ताकि अगर आपको कभी एग्जाम में पूछे तो आपको पता रहे कि यहां पर किस प्रकार से आरबीसी का जन्म स्थान कहां पर होता है, तो वो होता है आपका बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर। ये चीज आपको मेंस में नहीं लिखनी है, क्योंकि यहां पर आपको लीवर के बारे में पूछा गया है। तो ये जो फंक्शन है किसका है, ये आपके बोन मेरो का फंक्शन और आरबीसी का फंक्शन है। तो ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दिखाया गया है कि यहां पर अगर आपको ये याद रखने के लिए कि आरबीसी का जन्म स्थान यानी कि बर्थ प्लेस ऑफ आरबीसी कहां पर होगा, तो वो होगा रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का जन्म स्थान होता है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। फंक्शन ऑफ लीवर यानी कि लीवर के कार्य क्या होते हैं। तो जो लीवर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के अंदर, तो लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, यानी कि लीवर पित्त का स्त्रवण करता है। किसका स्त्रवण करता है, पित्त का, यानी कि बाइल का स्त्रवण करता है। और बाइल क्या है, बाइल दो वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, यानी कि बिलीरुबिन यानी कि येलो और बिलीवर्डिन यानी कि पीला से मिलकर बना हुआ एक क्षारीय द्रव यानी कि बेसिक लिक्विड होता है। कैसा द्रव होता है, क्षारीय द्रव। क्षारीय का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं जब मैंने आपको पीएच पढ़ाया था, जिसके पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा वो क्या कहलाता है, आपका क्षारीय द्रव कहलाता है। और बाइल क्या है, पित्त क्या है, पित्त एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच जब वो यकृत में होगा तो कितना होगा, 8.6, और जब वह पित्ताशय में होगा तो क्या होगा, 7.6 उसका पीएच होगा। तो यानी कि दोनों ही कंडीशन में यह द्रव किस प्रकार का होता है, यह द्रव क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। पित्त क्या है, पित्त एक प्रकार का लिक्विड है जो दो वर्णक यानी कि दो कलर, यानी कि वर्णक का मतलब क्या होता है, जिनसे कलर आता है, उनसे मिलकर बना होता है, जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कलर होता है पीला और बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है, हरा। तो ये दोनों मिलकर जो कलर बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, पीला हरा कलर। अब आप कहोगे सर ये दिखता कैसा है, तो जब आप बहुत टाइम तक खाना नहीं खाते यानी कि 2-3 दिन, यानी कि जिसको आप कहते हो उपवास करते हो, तो जो येलो और ग्रीन कलर की वॉमिट होती है वही क्या होता है, आपका पित्त होता है, यानी कि बाइल होता है। अब आप कहोगे सर इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो इसका अगला कार्य हम पढ़ेंगे जब मैं आपको पित्त के बारे में बताऊंगा, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पित्त हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में किस प्रकार पाचन में सहायक होता है। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं लीवर के बारे में कि लीवर और क्या काम करता है, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। इससे कम और ज्यादा होने पर हमारी बॉडी रोगों से ग्रस्त मानी जाती है, रोगों से ग्रस्त हो जाती है। तो इस टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, इस टेम्परेचर को हमारा लीवर यानी कि यकृत मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है, लीवर यानी कि यकृत मेंटेन करता है। ये क्या है, फंक्शन ऑफ लीवर, कि हमारे शरीर में लीवर के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला लीवर का पहला कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य है बाइल का प्रोड्यूस करना यानी कि पित्त का स्त्रवण करना। पित्त क्या है, पित्त दो कलर से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का कलर होता है पीला और बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है, हरा। और यही मिलकर बनाते हैं हमारा बाइल यानी कि पित्त, जो कि एक प्रकार का क्या है, क्षारीय द्रव होता है जो लीवर के द्वारा निकलता है और संग्रहित कहां पर होता है, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर संग्रहित होता है। बनाता तो कौन है, लीवर यानी कि यकृत, और संग्रहित कहां पर होगा, हमारे पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर। और हमारी बॉडी की क्या करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करने का भी काम करता है। अब यहां पर क्या एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यकृत का एक और क्या कार्य, तो ये हमारी बॉडी के ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। क्या करता है, रक्त शर्करा को मेंटेन करता है। द लीवर हेल्प्स इन कीपिंग द लेवल ऑफ ब्लड शुगर कांस्टेंट, यानी कि हमारे रक्त के शर्करा स्तर को एक कांस्टेंट यानी कि नियत रखने में क्या करता है, मदद करने का कार्यक्रम करता है लीवर। अब आप पूछोगे सर कैसे, तो लीवर दो प्रोसेस कंडक्ट करवाता है, ग्लाइकोजियोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजियोलाइसिस। ये दो प्रोसेस हमारे लीवर के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इसमें दो महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं जो कि हमारे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से ग्रंथि से निकलने का कार्य, अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन है, वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब ये दोनों हार्मोन यहां पर कैसे सहायक होंगे, लीवर कैसे उनसे काम करवाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे जो पहला प्रोसेस आता है वो आता है आपका ग्लाइकोजिनेसिस।
यहां पर याद रखेंगे जेनेसिस का जो मतलब होता है वो होता है, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना, यानी कि बनाना। किसको बनाना? तो ये बनाता है हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अब आप कहोगे सर ये क्या नई चीज है? तो ये नई चीज ये कि आप कुछ भी खाओगे वो आपकी बॉडी में क्या बनाएगा? वो आपकी बॉडी में एक ही चीज बनाएगा जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या बनाएगा? वो हमारी बॉडी में जाकर सिर्फ एक ही चीज बनाएगा जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? मीठी होती है, यानी कि शर्करा होती है वो एक तरह की। अभी क्या करेगा? हमारी बॉडी के ब्लड में उपस्थित रहेगा शर्करा, जिससे कि हमारे को तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसमें सबसे पहली बीमारी है वो कहलाती है आपकी डायबिटीज, यानी कि मधुमेह। तो इसी डायबिटीज की बीमारी को रोकने के लिए हमारे पेनक्रियाज एक हार्मोन निकालते हैं, हार्मोन निकालता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। क्या करता है ये? इंसुलिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में उपस्थित एक्सेसिव शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अब वो एक्सेसिव क्यों रहेगी? क्योंकि आपने खाना खाया, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ और वो ब्लड में ग्लूकोज के रूप में ही उपस्थित है। तो वो खत्म कब होगा? जब आप वर्कआउट करोगे, कार्य करोगे, जब उस एनर्जी को आप बर्न करोगे, आप वर्कआउट करोगे, काम करोगे, अपना पसीना बाहर निकालोगे, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा? पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में, इस तरह से वो बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आपने वर्कआउट नहीं किया, आप खाना खाया, आप सो गए, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में क्या रहेगा? ब्लड शुगर ब्लड के अंदर घुला हुआ रहेगा। तो उस चीज से क्या होगा? हमको एक रोग मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाएगा, जिसको रोकने के लिए हमारी बॉडी में पेनक्रियाज इंसुलिन का स्त्रवण करता है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारी बॉडी की एक्सेसिव शुगर को, यानी कि अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन, जिसको हम कहते हैं बॉडी फैट, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो चर्बी या मोटापा, आप कहते हो ना खाना खाने के बाद मोटे क्यों होते हैं? वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी के एक्सेसिव ग्लूकोज को, अतिरिक्त शर्करा को बॉडी फैट यानी कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। जो कहां से निकलेगा? जो निकलेगा आपकी पेनक्रियास एक मिश्रित ग्रंथि से, जिसको हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। मैंने बताया था 3 हार्मोन निकलते हैं, सबसे पहला इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन। तो जो पहला हार्मोन है वो कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन, जो आपके पेनक्रियास की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। किससे निकलता है? बीटा कोशिकाओं से। जिससे काम कौन करवाता है? हमारा लीवर। क्या करवाता है? ग्लूकोजिनेसिस। जिनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। किसका निर्माण करना? एक्सेसिव शुगर यानी कि अतिरिक्त शर्करा से ग्लाइकोजन यानी कि बॉडी फैट यानी कि चर्बी या मोटापे का निर्माण करना। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि जैसा जब भी कोई इंसान मोटा होता है यानी कि हेल्दी होता है, तो वो सबसे पहले पेट वाली जगह से मोटा होता है, यानी कि सबसे पहले पेट बाहर आता है। क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि जो ग्लूकोजिनेसिस है, यानी कि जो एक्सेसिव शुगर को फैट में बदलने का काम, एक्सेसिव शुगर को बॉडी फैट में बदलने का काम करता है, वो कौन करता है? लीवर। इसीलिए वो फैट बना के कहां छोड़ देता है? अपने आसपास छोड़ देता है। और आसपास क्या है? हमारा पेट यानी कि स्टमक है। तो वो क्या करता है? सबसे पहले स्टमक को मोटा करता है। वो इस वजह से करता है क्योंकि लीवर फैट बना रहा है और बॉडी फैट बना रहा है और बॉडी फैट को अपने आसपास ही छोड़ रहा है, जिस वजह से सबसे पहले जो मोटापा आता है वो कहां पर आता है? हमारे पेट यानी कि एब्डोमेन वाले पार्ट पर आता है। कहां पर आता है? एब्डोमेन वाले पार्ट पर आता है मोटापा। क्लियर है यहां तक? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोजिनेसिस। जिस वजह से हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर एक्सेसिव शुगर नहीं रहती है, जिससे हमारे को जो एक रोग है मधुमेह नहीं होता है। लेकिन किसी को अगर मधुमेह हो रहा होता है तो किसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि हमारी एक्सेसिव शुगर को बॉडी फैट यानी कि मोटापे यानी कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ये तो हो गया पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आता है आपका ग्लूकोजियोलाइसिस। आप कहोगे सर ये प्रोसेस क्या है? आपने खाना खाया तब तक ठीक है, बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करिए। लेकिन कुछ समय ऐसा है कि जैसे आप जनरली रोज खाते हो 10 बजे खाना, और आपको आज खाना मिला ही नहीं, शाम काम कर रहे हो, बहुत बिजी हो, आपको क्या, जैसे आप क्लास लेने में बहुत ज्यादा बिजी हो, कंटिन्यूस बैक टू बैक क्लासेस हो रही है, तो आपने खाना नहीं खाया। अब क्या करोगे? आपको भूख तो लग रही है और आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि आपको लिखना है, समझना है, पे हाथ पांव हिलाना है, मूवमेंट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे आएगी? खाना खाने से एनर्जी आएगी। तो आप खाना तो खा ही नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या करता है हमारा लीवर? इस बॉडी फैट को यानी कि ग्लाइकोजन को, ये बॉडी फैट है ग्लाइकोजन, इसको फिर से किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। क्योंकि हमारा बॉडी ग्लाइकोजन से ऊर्जा नहीं निकाल सकता, हमारा बॉडी ग्लूकोज से ही ऊर्जा निकाल सकता है। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में चेंज करना पड़ेगा। क्या करता है? द सेल्स ऑफ लिवर कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज विद
द हेल्प ऑफ ग्लूकेगोन हार्मोन। ये हार्मोन यहां पर काम आता है, जो कहां से निकलता है, जो निकलता है आपके पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। कौन सा हार्मोन? ग्लूकेगोन, जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को किसमें परिवर्तित करेगा? ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित करेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोजियोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोजियोलाइसिस, जिसमें हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट किसके अंदर हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो किसमें बदलेगा? ग्लूकोज के अंदर बदलेगा, जिससे हमारी बॉडी को तब भी एनर्जी मिल सके जबकि आप खाना नहीं खा रहे हो, यानी कि पोषक तत्व अपने शरीर के अंदर नहीं ले रहे हो तब भी। तो ये दो प्रोसेस कौन कराता है? वो करवाता है लीवर। किन हार्मोन की सहायता से करवाता है? इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन की सहायता। उसके अलावा एक और क्या काम है? एक हमारे लीवर के द्वारा एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का रसायन भी स्रावित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं हिपेरिन। क्या कहते हैं हम इसको? हिपेरिन कहते हैं। और इसकी के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? एंटीकोएगुलेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्कंदनकारी। क्या कहते हैं? प्रतिस्कंदनकारी। अब ये क्या होता है? तो याद रखेंगे, जब भी हमारे को कहीं पर चोट लग जाती है तो रक्त का स्त्राव होता है और कुछ समय बाद रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे वो स्त्राव रुक जाता है। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया कि जब वो रक्त बाहर है तो उसमें थक्का जम रहा है, लेकिन जब वो रक्त हमारी बॉडी के अंदर है तो उसके अंदर थक्का नहीं जम रहा है? उसका रीजन यही है, हिपेरिन, जो कि यकृत के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर छोड़ा जाता है। क्या काम करता है? ये हमारे बॉडी के अंदर रक्त की तरलता यानी कि फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, जिसके अंदर नसों के अंदर यानी कि वेन्स और आर्टरीज के अंदर रक्त का थक्का नहीं बने। क्योंकि रक्त का थक्का आर्टरीज के अंदर बन गया तो क्या कंडीशन होगी? वो हार्ट अटैक की कंडीशन होगी, यानी कि आपका ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो उसको कौन, फ्लूइडिटी को कौन मेंटेन रखता है ब्लड की? वो रखता है हिपेरिन, जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है? लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है। ये भी इसका क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, विच हेल्प्स इन प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग विद इन द ह्यूमन बॉडी एंड मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड। यानी कि रक्त की क्या करता है? फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। कौन? हिपेरिन, जो किसकी सहायता से, जो कहां से निकलता है? लीवर यानी कि यकृत की सहायता, यकृत के यहां से निकलता है। यकृत क्या है? यकृत हमारे बॉडी की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहिस्त्रावी का मतलब जो अपने नेत्र द्वारा निकलने वाले एंजाइम को नलिकाओं के माध्यम से रक्त में छोड़ेगी, वो क्या कहलाती है? बहिस्त्रावी प्रकार की ग्रंथि कहलाती है। इसके अलावा यकृत का और क्या काम होता है? तो यकृत एक महत्वपूर्ण प्रोटीन का भी निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन, जो क्या काम करेगा? जब आपको कट लग जाएगा तो रक्त का थक्का बनाने में यानी कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। अगर ब्लड क्लोटिंग बाहर निकलने के बाद यानी कि कट लगने के बाद अगर आपको ब्लड क्लोटिंग नहीं हुआ तो आपकी बॉडी का सारा रक्त निकल जाएगा। इसीलिए ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनना भी अत्यंत आवश्यक है। और उसमें कौन हेल्प करेगा? फाइब्रिनोजन, जो कि यकृत के द्वारा निकलने वाला एक प्रोटीन है, जो रक्त के साथ मिलकर एक महीन जाल बनाएगा, जिसके अंदर आरबीसी क्या करेगी? फंस जाएगी और वहां पर हवा लगने से वो सूख जाएगी और इसी प्रकार किसका निर्माण करेगी? थक्के का निर्माण करेगी। तो लिवर सिंथेसाइज द प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एक्सटीरियर टू द बॉडी एंड स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी। यानी कि बॉडी से एक्सेसिव ब्लीडिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है, रोकने का कार्य करता है। उसके अलावा काम क्या है? एक इंपॉर्टेंट काम है जिसको हम कहते हैं डीअमीनेशन। क्या काम है? डीअमीनेशन यानी कि डी अमोनीकरण। ये एक भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है? कि अगर हमारी बॉडी में नाइट्रोजन संबंधी पदार्थ अधिक हो जाते हैं तो हमारा लीवर अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया। और उस अमोनिया को किस में परिवर्तित करता है? उस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? यूरिया में परिवर्तित करता है। और यही यूरिया मूत्र की फॉर्म में यानी कि यूरिन की फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? यूरिन कहते हो। वो क्या होता है? एक्चुअली में यूरिया होता है, जो हमारी बॉडी में अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित होता है। किसके द्वारा? लीवर यानी कि यकृत के द्वारा। तो ये भी इसका क्या है? एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमारे उत्सर्जन तंत्र में भी क्या करता है? काम करता है। तो लीवर का क्या कार्य है? ये हमारी बॉडी में अमोनिया बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए उतना ज्यादा आवश्यक नहीं है, तो वो नाइट्रोजन को किस में बदलेगा? अमोनिया के अंदर बदलेगा। और उसी अमोनिया को किस में परिवर्तित करेगा? यूरिया के अंदर परिवर्तित करेगा। और वही यूरिया यूरिन की फॉर्म में यानी कि मूत्र की फॉर्म में हमारे शरीर से क्या करेगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से। तो ये भी इसका क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत, जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करता है? मदद करने का कार्य करता है। और याद रखेंगे कि यूरिया जो होता है वो कैसा होता है? यूरिया स्मेल लेस होता है। यूरिया कैसा होता है? यूरिया गंधहीन होता है। कैसा होता है? गंधहीन यानी कि स्मेल लेस होता है।
लेकिन आप कहोगे सर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सार्वजनिक शौचालयों में या मूत्रालयों में जो गंध आती है वो किसकी आती है, तो वो यूरिया की गंध नहीं आती है, वो अमोनिया की गंध आती है। लेकिन आप कहोगे सर हम हमारी शरीर से निकालते तो यूरिया है, फिर अमोनिया कहां से बनेगा, तो जब आप यूरिया निकालते हो तो वातावरण के संपर्क में आकर फिर से क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो जो सार्वजनिक शौचालय में तीक्ष्ण गंध है वो कौन सी होती है, अमोनिया की गंध होती है। ये चीज आप याद रखिए। इसके अलावा लीवर का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में विटामिन ए का सिंथेसाइज करता है यानी कि संश्लेषण करता है, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन डी का भी क्या करता है, संश्लेषण करता है, और उनको अपने अंदर स्टोर करने का यानी कि संग्रहित करने का भी कार्य करता है लीवर अपने अंदर। यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका विटामिन बीटा कैरोटीन। ये सर्वाधिक पाया जाता है गाजर यानी कि कैरेट के अंदर, और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है एंटी कैंसरस। कैसी होती है, एंटी कैंसर यानी कि कैंसर रोधी प्रकृति होती है। इसलिए जिसको कैंसर होता है उसको अत्यधिक गाजर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गाजर में कौन सा प्रोटीन होता है, विटामिन बीटा कैरोटीन, और यही काम क्या करता है, कैंसर से लड़ने में मदद करता है। जो संश्लेषित कहां पर होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे लीवर के अंदर, और स्टोर भी कहां पर होता है, हमारे लीवर के अंदर। अब यहां पर मैं आपको बताता कि हम बाइल के कार्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बाइल क्या है, बाइल का हिंदी नाम होता है पित्त। ये क्या काम करता है, हमारे पाचन तंत्र में सहायता करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, कि जितना भी हम फैट खाते हैं, जितना भी हम वसा खाएंगे, वसा कभी भी पानी में घुलनशील नहीं होता है। किस में घुलनशील नहीं होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। इसके लिए आपको एक बेस लाना पड़ेगा वसा को तोड़ने के लिए, यानी कि क्षारीय पदार्थ लाना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारे कपड़े सर्दी के दिनों में हम बहुत ज्यादा ऑयल का यूज करते हैं, स्किन क्रैक नहीं हो, फटे नहीं, इसके लिए हम ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन कपड़े पहनने के बाद वो ऑयल कपड़ों पर लग जाता है, तो वो साफ पानी से नहीं धुलता है, यानी कि जो ठंडा पानी है उससे नहीं धुलता है। तो आप क्या करते हो, पानी को गर्म करते हो, उसके अंदर सर्फ डालते हो। क्यों, क्योंकि जो सर्फ का जिसका डिटर्जेंट पाउडर कहते हो, उसका पीएच साबुन के मुकाबले ज्यादा होता है, यानी क्या होता है, वो अधिक क्षारीय होता है, तो वसा को आसानी से तोड़ देता है। तो सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है कि हमने अगर फैट खाया, तो अगर आपको फैट से एनर्जी निकालनी है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको बाइल यानी कि आपको पित्त की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पित्त कहां से निकलेगा, पित्त हमारे लीवर से निकलेगा, जो हमारी बॉडी में यानी कि हमारे भोजन में उपस्थित फैट को किस में तोड़ेगा, फैटी एसिड के अंदर तोड़ेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ेगा। और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, इमल्सिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इमल्सिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पायसीकरण या वसीकरण या इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण कहते हैं। तो वसा का वसीय अम्ल और फैटी एसिड, सॉरी वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटने क्या कहलाता है, आपका इमल्सिफिकेशन या फिर पायसीकरण कहलाता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि किस पित्त के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि पित्त क्या है, तो पित्त का सबसे पहले पूछेंगे पित्त कहां से निकलता है, तो लीवर से निकलता है। कहां पर स्टोर होता है, तो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। पीएच कितना होता है, 8.6 लीवर के अंदर, और 7.6 कहां पर होगा, पित्ताशय के अंदर, जबकि वो कहां पर होगा, स्टोर होगा। पित्त का कार्य क्या है, तो पित्त का कार्य है हमारे शरीर में भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ना। किसमें तोड़ता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन यानी कि पायसीकरण कहते हैं। और पित्त में किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, और ये किसके द्वारा निकलता है, लीवर के द्वारा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है लीवर, उसके फंक्शन और उसके अंदर उसके द्वारा निकलने वाले जितने भी एंजाइम्स के बारे में। अगर आप इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन प्रत्येक टॉपिक के बारे में इतना डिटेल्स में डिस्कशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे कोर्सेज को बाय करें, जिससे आप अपने नॉलेज को और भी इसी तरह इंक्रीज कर चुके। तो आज हमने क्या पढ़ा, लीवर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ी कि लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि होता है, जो कि हमारे एब्डोमेन कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी के नीचे पाया जाता है। उसका वजन कितना होता है, 1.4 टू 1.8 किलोग्राम इन मेल्स एंड 1.2 टू 1.4 किलोग्राम इन फीमेल्स। मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है बाइल का स्त्रवण करना, यानी कि पित्त का स्त्रवण करना। कितना होता है उसका पीएच, 8.6 और 7.6 इन गॉल ब्लैडर। इकट्ठा कहां पर करता है ये, गॉल ब्लैडर के अंदर। उसके बाद लीवर की कोशिका को क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट सेल। और प्रत्येक लीवर हमारा प्रत्येक कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक कैप्सूल से घिरी होती है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइसन का कैप्सूल। और लीवर में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिनको हम कफर कोशिकाएं कहते हैं, जो भक्षण प्रकार की यानी कि फेगोसाइटिक इन नेचर होती है, जो डेड आरबीसी का भक्षण करने का कार्य करती है। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, तो हिपेटोलॉजी कहलाता है। इनको आपको एक सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है कि सबसे पहले लीवर क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी
बहिस्रावी ग्रंथि है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी यानी कि वक्षीय गुहा के नीचे होती है। वजन कितना होता है? 1.4 टू 1.8 किलोग्राम इन मेल्स एंड 1.2 टू 1.4 किलोग्राम इन फीमेल्स। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, लीवर इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सेल व्हिच इज कॉल्ड हेपेटोसाइट सेल। दैट्स व्हाई हेपेटोसाइट सेल आर कॉल्ड unit of the liver, and study of liver is called hepatology. Then liver is made up of a special type of cell which is called Kupffer cell, or Kupffer cell is in phagocytic nature which eats dead RBC. Then function of liver, यानी कि liver के function के बारे में बात करेंगे, यानी कि liver के कार्य के बारे में बात करेंगे। और liver के कार्य में सबसे पहला कार्य बाइल का स्त्रवण करना। लीवर का कार्य क्या है? बाइल का स्त्रवण करना, पित्त का स्त्रवण करना। तो दूसरा काम क्या है? पित्त क्या होता है? पित्त के बारे में एक छोटी सी जानकारी लिख लीजिए कि पित्त पीले और हरे कलर यानी कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक वर्णक से मिलकर बना होता है जो कि आपके वसा का पाचन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। उसके अलावा क्या करता है? रक्त हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है 37 डिग्री, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, इंपॉर्टेंट तो प्रोसेस करवाता है ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोजियोलाइसिस, जिसमें क्या होगा? इंसुलिन की सहायता से एक्सेसिव शुगर ग्लूकेगॉन में परिवर्तित होगा जो कि हम बॉडी फैट कहते हैं, और बॉडी फैट किस में परिवर्तित होगा? वापस से एक्सेसिव शुगर के अंदर विद द हेल्प ऑफ ग्लूकेगॉन हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? एंड लीवर सीक्रेट्स important chemical which is called heparin which that's nature is anticoagulant, यानी कि ये कैसा होता है? प्रतिस्कंदनकारी होता है जो कि हमारी बॉडी के ब्लड की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है इनसाइड द बॉडी। क्लियर है यहां पर सभी लोगों को? अब हम बात करते हैं यहां पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है हमारा लीवर जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। और वो फाइब्रिनोजन क्या काम करता है? हमारी बॉडी में जब कट लग जाता है हमारे शरीर पर तो वो ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए काम आता है। वो क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजन, जो हमारे रक्त का थक्का बनने में मदद करता है जब भी चोट लग जाती है तब। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस और कराता है जिसको हम कहते हैं डीअमीनेशन, यानी कि डीअमोनीकरण, जो हमारी बॉडी में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करेगा और उसी अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करेगा और मूत्र की सहायता से हमारे उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है? लीवर कार्य करता है। इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन बीटा कैरोटीन, विटामिन डी, विटामिन सी का संश्लेषण करता है और उसको संग्रहित करने का काम करता है। और वसा का क्या कार्य है? वसा हमारे बॉडी के फैट को, यानी कि हमारे भोजन में उपस्थित वसा को बाइल क्या करता है? दो टुकड़ों में तोड़ता है जिसको हम वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल कहते हैं। और ग्लिसरॉल क्या है? इसका एक को प्रोडक्ट यानी कि सह उत्पाद है। कौन सी प्रोसेस का? इमल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण प्रक्रिया का। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब बाइल के अंदर यानी कि पित्त के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ये सारी इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? एक ऑर्गन। तो हमने क्या लिया? एक ऑर्गन उठाया और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको यहां पर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसी तरह से और जानकारी चाहते हैं हमारे इसी टॉपिक के बारे में, अलग अलग बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स यानी कि साइंस के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, तो हमारे कोर्स को बाय करें। थैंक यू।